सड़क आपको आपकी मंजिल की तरफ ले जाती है। सड़क का इस्तेमाल आप क्यों करते हैं? रवि क्यों करते हैं सड़क का इस्तेमाल? मंजिल तक जाने के लिए। लेकिन कभी कभी यही सड़क, और कभी कभी नहीं, ज्यादातर टाइम आपको गड्ढे में पहुंचा दे, अस्पताल में पहुंचा दे, ऊपर पहुंचा दे, तो फिर क्या करोगे आप? और साथ में तस्वीर चल रही है, AI जेनरेटेड तस्वीर नहीं है, ये गुजरात की तस्वीर है। सड़क पर मोटरसाइकिल से एक महिला को एक पुरुष ले जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। जैसे ही वो सड़क पर आगे बढ़ता है, अचानक भरभरा कर वो मुंह के बल गिर जाता है। कैसे? क्योंकि सड़क पर पानी से भरा गड्ढा था। वो गड्ढा टायर को तो दिख नहीं सकता, उसकी तो आंख नहीं है, और ऐसे वो लेंस भी नहीं है लेजर वाली कि पता लगा दे। गिरने के बाद शख्स सर पकड़कर खड़ा है। खबर है कि इस आदमी को सर पर गंभीर चोटें आई हैं। अब एक बार को आप सोचिए, इन दोनों की जगह आप सड़क पर होते और आपने हेलमेट नहीं लगाया होता, तो घर पर चालान आ जाता है। अगर आप कार से जा रहे होते इसी सड़क पर और सीट बेल्ट नहीं लगाया होता, चालान आ जाता। आपने कोई भी नियम तोड़ा होता तो आपको चालान आ जाता। अब मैं आपसे ये सवाल पूछती हूं कि गड्ढा जिसकी वजह से हुआ, उसका चालान कटा? कटना चाहिए कि नहीं चाहिए उसका चालान? कटना चाहिए। बिना हेलमेट ड्राइविंग पर 1000 का चालान कटता है, बिना लाइसेंस ड्राइविंग पर 5000 का चालान कटता है, उसी सड़क पर। हाँ, उसी सड़क पर 3 लोगों को बिठाकर गाड़ी चलाएंगे तो 1000 का चालान कटेगा। बगैर इंश्योरेंस पेपर के आप चलेंगे तो 2000 का चालान कटेगा। ओवर स्पीडिंग कर लेंगे तो 2000 का चालान कटेगा। और ये चालान बड़ा तुरंत है, तत्काल प्रभाव से, एकदम वहां आपका फोटो वोटो खिंच जाएगा। सिस्टम को जरा भी देर नहीं लगेगी आपका चालान काटने में। वेबसाइट, पोर्टल छोड़ दीजिए, आपके घर तक चालान भेज दिया जाता है। और ये सब कब होता है? जब गलती नागरिक की होती है। लेकिन जब सिस्टम की गलती होती है तो चालान क्यों नहीं कटता है उसका? एक चालान होता है जिसे नाम दिया जाता है सस्पेंशन। एक चालान होता है जिसे कह दिया जाता है जांच बिठाई जाएगी। सस्पेंशन, विभागीय जांच, उच्च स्तरीय जांच, समिति का गठन, बस ये वाला चालान होता है। ये चालाकी वाला चालान होता है। एक आम आदमी जब सुबह उठकर माचिस की डिब्बी से लेकर नमक की थैली तक खरीदता है तो वो टैक्स दे रहा होता है। जब वो अपनी गाढ़ी कमाई का एक बड़ा सा हिस्सा टैक्स के तौर पर सरकार की झोली में डाल रहा होता है, और बदले में वो क्या मांगता है? फैसिलिटीज मांगता है, सुरक्षित रहने का अधिकार मांगता है, ताकि सुबह जब वो अपने घर से काम के लिए निकले तो शाम को सही सलामत आ जाए। उसे उम्मीद होती है कि जिस सिस्टम पर उसने भरोसा किया, टैक्स जिसके लिए दिया, वो सिस्टम उसे कम से कम सेफ तो रखेगा। अब ये तस्वीर देखिए आप, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर सुबह सुबह अचानक ब्लैक होल दिखता है। ब्लैक होल, समझ गए ना? ब्लैक होल वो यूनिवर्स वाला नहीं, अपनी सड़क वाला ब्लैक होल। और इसके पीछे कोई इंजीनियर साहब नहीं है, इसके पीछे कंस्ट्रक्शन साहब, कंस्ट्रक्शन कंपनी ठेकेदार साहब, अधिकारी या फिर कंसल्टेंट। हो सकता है इनकी कोई गलती ना हो भैया, ये तो आकाशीय शक्ति है। एलियंस ने धरती पर लैंड करने की कोशिश की एक्सप्रेसवे पर, इसीलिए ब्लैक होल हो गया, है ना? स्पेसशिप की वजह से सड़क धंस गई। यही हुआ होगा ना शायद, वरना अपनी तो एकदम मक्खन वाली सड़कें हैं, NHAI की सड़कें हैं। देखिए, NHAI ने बहुत सड़कें बनाई, बहुत शानदार काम किया, बढ़िया बढ़िया सड़कें। हम भी जानते हैं कि गांव में पहले कैसे जाया करते थे, और आज की तारीख में वो कितना कम हो गया है समय। लेकिन क्वालिटी के साथ हम किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे। ये धंसती सड़क की तस्वीर हर जगह एक जैसी है, चाहे वो नगर पालिका की सड़क हो, PWD की हो, NHAI की हो। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा इसी तरह से धंस गया, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। सड़क पर चल रहे लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझी और एक्सप्रेसवे के बीच खड़े होकर दूसरी गाड़ियों को अलग लेन में चलने का डायरेक्शन देने लगे। मतलब सोचिए आप
इन लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया, इसके लिए उनको कोई सैलरी नहीं मिलती। लेकिन जिनको सैलरी मिल रही है इस काम के लिए, उन्होंने क्या किया? ब्लैक होल किया। एक्सप्रेसवे जहां गाड़ियां औसतन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, वहां ये नौजवान खड़े होकर लोगों की मदद कर रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर गाड़ी यहां से निकलेगी, पर खच्चे उड़ जाएंगे उसके, क्योंकि उनकी गाड़ी के साथ भी यही हुआ था। लेकिन जिन अधिकारियों का काम था कि मॉनसून के वक्त टाइम टू टाइम आकर सड़क का मुआयना करे, उनका क्या? और ऐसा नहीं है कि सिस्टम को यह पता नहीं है। पिछले 3 सालों से हाईवे, फ्लाईओवर या पुल में खराबी, दरार या दुर्घटना जैसी 67 कमियां पाई गई, लेकिन फिर भी ऐसी तस्वीरें सामने आती रही और किसी को वाकई क्या ही पड़ी है, क्या ही फर्क पड़ता है। एक और नमूना आप देखिए, मुंबई के साकीनाका इलाके में मैनहोल यानी गटर, उसमें 55 साल के अफजल शेख की गिरने से मौत हो गई। मैनहोल की सफाई के लिए 3 कर्मचारियों ने ऊपर का ढक्कन खोल दिया, लेकिन उसे कभी बंद किया ही नहीं, फुर्सत ही नहीं मिली। बारिश के बाद पानी भरने से मैनहोल दिखाई नहीं दिया और मजदूर सीधे 20 फीट गहरे गटर में जा गिरा। 100 मीटर दूर जाकर दूसरे मैनहोल के पास इनकी लाश मिली। मीथेन गैस, गटर का पानी, घातक। इस घटना के बाद बीएमसी ने 4 अधिकारियों को क्या किया? सस्पेंड। पर इतना काफी है? नहीं। क्या इस सस्पेंशन से इस बुजुर्ग की जिंदगी वापस आ जाएगी? क्या अफजल की जिंदगी वापस लौट आएगी? उसके परिवार के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह है, उनका पेट कौन पालेगा? आपके अधिकारियों की गलती की वजह से, आपके कर्मचारियों की गलती की वजह से। इस मामले में जिन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, उनकी कमाई पता है आपको? लाखों में है। अफजल दिन का मुश्किल से 200 रुपया कमाते होंगे। उन अधिकारियों ने अपना काम ठीक से नहीं किया, जिसकी वजह से एक जान चली गई। अगर इन अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाई होती तो अफजल आज जिंदा होते। इन सारे अधिकारियों के नाम देश को जानने जरूरी है। और जानना चाहेंगे इनकी सैलरी कितनी है? धनाजी हार्लेकर असिस्टेंट कमिश्नर है, एल विभाग। मॉनसून से पहले सुरक्षा तैयारियों की निगरानी इन्हीं के कंधों पर थी। इस पद के लिए इन्हें कितना मिलता था? 1.5 लाख से 2,10,000। फिर दीपक चौगुले सब इंजीनियर है उसी एल विभाग में। इनका काम क्या था? मैनहोल का रखरखाव। पैसा कितना मिलता था? 95,000 से लेकर 1,40,000। अब अगला नाम अभिजीत चौगुले, जूनियर इंजीनियर है। इनका काम था जमीनी स्तर पर रोजाना मुआयना करना। पैसे इनको मिलते थे 65,000 से 1,10,000। ये फिर उत्तम पाटिल 1,10,000 से 1,60,000 असिस्टेंट इंजीनियर थे। ठेकेदारों और काम पूरा करने के लिए इनको जिम्मेदारी दी जाती थी। लेकिन इससे ठीक उलट अफजल के परिवार की आप बात कर लीजिए। इकलौता कमाने वाला शख्स, दिहाड़ी मजदूर। अफसरों को सजा क्या मिली? सस्पेंशन। अब आपको एक चीज बताती हूं मैं। ये जो मैनहोल होता है ना, और आप गड्ढा भी जोड़ दीजिए, और बोरवेल, यहीं से आती है सबसे ज्यादा खबरें। इनमें मरने वालों की संख्या, आप आंकड़ा नहीं जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे। मरने वालों की जो संख्या है वो मैं इसलिए आज लिख रही हूं ताकि अगर अधिकारीगण देख रहे हैं, मंत्री जी देख रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा और उनको भी याद रह जाएगा। 2019 से 2024 तक पूरे देश में मैनहोल में गिरकर 896 लोगों की मौत हुई है। फिर आगे आइए, बोरवेल में गिरकर इसी टाइम में लगभग 254 मौत हुई है।
2020 से 2024 के बीच 9,438 लोग गड्ढे में गिरे। कितने? 9,438 लोग गड्ढे में गिरे हैं। आप सोच सकते हैं कि यहां पर एक एक, हम कहते हैं एक एक इंसान की कीमत, उसकी जिंदगी की कीमत, कुल मिलाकर यह आंकड़ा बताता है कि हम कितने लापरवाह हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनीज, ठेकेदार, अधिकारी, कंसल्टेंट, नेता, इस पूरे सिस्टम के मिले जुले भ्रष्टाचार ने इस देश में एक जान की कीमत कितनी सस्ती कर दी है। इसीलिए एक नागरिक होने के नाते आपको भी सड़कों और उनके रखरखाव को लेकर कुछ जरूरी चीजें पता होनी चाहिए। नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे NHAI के अंडर आता है। स्टेट हाईवेज PWD के अंडर आता है। शहरों और नगरों के अंदर की जो मुख्य सड़कें हैं, गलियां हैं, फुटपाथ है, वो किसके अंडर आते हैं? नगर निगम और नगर पालिका के अंडर। गांव की जो सड़कें होती है, जो मुख्य शहरों से और बाजारों से जोड़ती है, वो PMGSY के अंडर आती है। और सीमावर्ती जितनी भी सड़कें हैं वो BRO के तहत आती है। सड़कों की मरम्मत और उन्हें सहेज कर रखने का काम टू वे स्ट्रीट है, यानी जिम्मेदारी सरकारी विभाग और नागरिकों दोनों की है। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की रखरखाव की जिम्मेदारी सरकार और नागरिक दोनों की है, जिस पर आम लोगों के ही टैक्स का पैसा लगता है। उसकी देखरेख की जिम्मेदारी अगर जो मेजॉरिटी है वो नहीं रख पाएगी, यानी सरकार, वो कंस्ट्रक्शन कंपनियां, मतलब इस वायरल वीडियो की तरह नहीं कि सड़क बन ही नहीं और सीमेंट चुराने के लिए सड़कों को ही खोद कर ले जाने लगी। ये हम लोग हैं। नागरिक की भी तो जिम्मेदारी है ना। सीमेंट बाल्टियों में भर भर कर ले जा रहे हैं भैया। अरे ये सड़क हमारे लिए ही बन रही है, आप ही के लिए बन रही है। यहां ऊपर से नहीं आएगा सुरखाब के पड़ लगाकर कोई। ध्यान रखिएगा। टू वे स्ट्रीट। अब पाठशाला में आंतरिक सुरक्षा की क्लास। कहावत है ना कि जेब में नहीं दाने, पाकिस्तान चला आतंक फैलाने। जिस पाकिस्तान से POK नहीं संभल रहा, बलूचिस्तान नहीं संभल रहा और खैबर पख्तूनख्वा नहीं संभल रहा है, कंट्रोल से बाहर है, जिस पाकिस्तान में नमक और आटे की मारामारी मची हुई है, वो पाकिस्तान भारत को अस्थिर करने के लिए लगातार आतंकी साजिशें रच रहा है। एक ऐसी ही आतंकी साजिश उसने गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक रची है। जैश-ए-मोहम्मद गुजरात में एक्टिव टेरर नेटवर्क बनाने में जुटा हुआ, ये छोटी खबर नहीं है। गुजरात ATS ने जैश की साजिश का भंडाफोड़ करके जैश-ए-मोहम्मद के टेरर नेटवर्क को एक्सपोज कर दिया है। 8 आतंकियों को धर दबोचा है और सारे के सारे गुजरात के रहने वाले हैं। एक आतंकी कुछ महीनों से MP के देवास में रह रहा था। सभी आतंकी गुजरात में जैश-ए-मोहम्मद के एक्टिव टेरर नेटवर्क को स्ट्रांग बनाने में जुटे हुए हैं। और आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर, एक की उम्र 18 साल है, एक की 19 साल है, एक की 21 साल है, एक की 22 साल है। 8 में से 6 आतंकी जो है वो 18 से 22 साल के बीच है। मतलब 18 से 20 साल की उम्र क्या ही होती है। और ऐसे में ये ब्रेन वॉश्ड दहशतगर्दी के रास्ते पर निकल पड़े हैं। पहला आतंकी अहमद अब्दुल गाजीवाला, उम्र इसकी 19 साल, गुजरात के बनासकांठा का रहने वाला है। दूसरा आतंकी इब्राहिम मोहम्मद 30 साल का है, गुजरात के बनासकांठा का है। तीसरा आतंकी मुदस्सिर अब्दुल्ला गाजीवाला 22 साल का है, गुजरात के बनासकांठा का। चौथा आतंकी जाकिरिया दुर्रानी 21 साल, गुजरात के पाटन का रहने वाला है। पांचवा आतंकी मुफ्ती फौजान, 8 आतंकियों में सबसे उम्र दराज यही है, इसकी उम्र है 40 साल, गुजरात के पाटन का रहने वाला है। छठा आतंकी मोहम्मद अमीन शेरा 21 साल, गुजरात के पाटन का है। 7वां आतंकी मोहम्मद अब्दुल रहमान, उम्र 22 साल, गुजरात का नवसारी इलाका वहां का रहने वाला है। 8वां बिलाल दुर्रानी सिर्फ 18 साल का है, मध्य प्रदेश के देवास का है।
और बालिग होते ही आतंक के रास्ते पर निकल पड़ा। ये तो गुजरात एटीएस की चौकसी थी। 11 महीने में कुल 14 आतंकियों को गिरफ्तार कर दिया। 4 आतंकी अलकायदा के थे, 2 आईएसआई के थे, आईएसआईएस के, और 8 आतंकी जैश ए मोहम्मद के। 14 दिन की कोर्ट रिमांड पर भेज दिया गया है। कोर्ट ने कहा है 14 दिन की रिमांड। 4 आतंकी ऐसे जिनका मदरसों से सीधा कनेक्शन, हालांकि इनका सभी का मदरसों से कनेक्शन रहा होगा। चारों आतंकियों में से कोई कर्मचारी था मदरसे में तो कोई छात्र था। और एटीएस कह रहा है 8 आतंकी देवबंदी तबलीगी जमात से जुड़े हुए थे। गिरफ्तार आतंकी जराकिया दुर्रानी, मुफ्ती फौजान और मोहम्मद अमीन शेरा गुजरात के पाटन में जामिया अबुल हसन मदरसे से जुड़े हुए थे, और बाकी जो बचे हुए हैं वो खंबिया मदरसे से जुड़े हुए थे। गुजरात एटीएस ने इनको अरेस्ट किया, इनके ठिकानों की तलाशी ली और वो हैरान हो गई। इनके पास से ऐसे ऐसे सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि जैश ए मोहम्मद के लिए ये कैसे काम कर रहे थे। जैश ए मोहम्मद का इनके पास से लिटरेचर मिला है, गुजराती भाषा में उसे ट्रांसलेट किया गया है, और कैसे आगे बढ़ाना है इस लिटरेचर को वो भी। हाथों से बने आतंकी संगठन के झंडे बरामद हुए हैं, और एटीएस के सूत्र हमें बता रहे हैं दारुल इस्लाम गुजरात जैश ए मोहम्मद नाम से एक लोकल ग्रुप इन लोगों ने बना दिया था, और ये सभी अपने इलाके में युवाओं को इसी ग्रुप से जोड़ रहे थे, बहला फुसलाकर। इनका हैंडलर वहां पाकिस्तान में था, नाम उसका अब्दुल्ला साहब। ऐसे आतंकियों के नाम के आगे साहब, नाम ही उसने ऐसा रख दिया कि जब नाम जाएगा तो अपने आप साहब निकल आएगा। आतंकी कहीं के। ये अब्दुल्ला उन्हें हुक्म देता था। एटीएस का दावा है कि जैश के आतंकियों ने इन्हें करीब 3 लाख रुपए की फंडिंग की। पाकिस्तान से फंडिंग डेड ड्रॉप तकनीक के जरिए की जा रही थी। इस पैसे से आतंकी एक कार खरीद चुके थे, उसे भी एटीएस ने जब्त कर लिया, और जांच में यह बात सामने आई कि सभी वडोदरा गए, कश्मीर से आए एक व्यक्ति से मुलाकात की। अब क्या बात की, क्या मुलाकात की, ये एटीएस अभी पता लगा रही है। लेकिन खतरनाक बात यह है कि ये नौजवान, ये युवा, अगर ये इस तरीके से रास्ते पर निकल रहे हैं तो ये बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा है। आप तो जानते हैं, आपकी एक छोटी सी आदत सिर्फ आपका नहीं पूरे देश का भविष्य बदल सकती है। सोचा है कभी? अच्छा, मैं आपसे ये पूछूं कि आप जब अपनी वसीयत लिखेंगे तो आप अपने बच्चों को क्या क्या देंगे? दुकान देंगे, जमीन देंगे, गाड़ी देंगे, बैंक अकाउंट देंगे? क्या आप अपने बच्चों को विरासत में पेड़ देंगे? एक पेड़ या पूरा बाग पेड़ों का? सबसे ज्यादा कीमती है ये चीज, लेकिन इसकी विरासत आपने कभी नहीं देखी हो। क्यों नहीं देते हैं? आपको पता है, आप पूरी जिंदगी जितनी ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन जनरेट करने में कितने पेड़ों की जरूरत पड़ती है? अगर एक इंसान की औसत उम्र 70 साल मान लीजिए आप, तो रिसर्च के मुताबिक एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी में करीब लगभग 1.5 करोड़ लीटर ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लेगा, जबकि एक पेड़ अपनी पूरी जिंदगी में करीब 67 लाख लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो उस लिहाज से एक आदमी को अपनी पूरी जिंदगी के लिए कम से कम 3 पेड़ मिलकर वो ऑक्सीजन की पूर्ति कर पाएंगे। इसीलिए अपनी पूरी जिंदगी कम से कम 3 पेड़ जरूर लगाइए, ताकि आपने जो वसूला है इस धरती को लौटा सके। उन पेड़ों के बड़े होने तक उसकी देखभाल कीजिए, और फिर वसीयत में वो पेड़ अपने नौनिहालों को दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, बदलाव दूसरों से नहीं खुद से शुरू होता है, तो दूसरों के खातिर ना सही अपने हिस्से के पेड़ जरूर लगाइए। चलिए, अब आपसे इजाजत लेनी होगी, लेकिन कल फिर 8:50 पर आपसे मुलाकात होने वाली। आज के स्पेशल क्लास, एक्स्ट्रा क्लास लग ही रही है, आप जानते हैं, तो कल जरूर मिलिएगा। कहाँ? न्यूज़ की पाठशाला में। नमस्कार।